बच्चों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अर्थशास्त्र क्या होता है। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था या चीनी अर्थव्यवस्था। आखिर अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? इसमें आज हम पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। ये प्रमोद जी का परिवार है। प्रमोद एक कूलर बनाने की कंपनी में काम करते हैं। इनकी पत्नी नीता एक स्कूल में टीचर है। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, अर्थात दोनों आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इनके दो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। दोनों की आय से घर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जैसे घर का सामान है, सब्जी, कपड़े, बच्चों की फीस आदि। इसी प्रकार आपके परिवार में भी कोई ना कोई सदस्य काम करता होगा, जिससे घर की आमदनी प्राप्त होती है और उसी पैसे से परिवार की सब तरह की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। एक परिवार एक छोटी सी अर्थव्यवस्था की तरह कार्य करता है, जहां कुछ लोग अलग अलग आर्थिक क्रिया करते हैं, अर्थात पैसे कमाते हैं, और कुछ लोग खर्च करते हैं। अब यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें, तो हमारे देश में लाखों लोग काम करते हैं, अर्थात आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, किसान। किसान क्या कर रहा है? खेती पे काम करते हैं। उद्योगपति अपना उद्योग चला रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। और मजदूरी कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। इस तरह किसी भी देश में लाखों लोग, वहाँ की जितनी जनसंख्या है, सभी कुछ ना कुछ काम कर रही है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं को दर्शाता है। जब किसी देश के अंदर जितनी आर्थिक क्रिया होती है, यदि हम उसको जोड़ लें, वही क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। किसी देश की संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था में प्रायः सभी प्रकार के काम आ जाते हैं, जैसे कृषि, खनन, कारखाने हैं। कितने कारखाने देश में चलते हैं? सड़कें हैं, परिवहन, रेल है, जहाज है, बीमा कंपनियां, संचार, स्कूल, कॉलेज, बाजार, सिनेमा। सभी आर्थिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन करते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि ऐसी जगह है जहां सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई ना कोई आर्थिक क्रिया कर रहा है। कोई बेच रहा है वस्तुओं को, कोई खरीद रहा है, कोई विनिमय कर रहा है, कोई उपभोग कर रहा है। यदि हम ये समस्त आर्थिक क्रियाओं को यदि हम जोड़ लें, तो ये क्या कहलाएगा किसी देश के लिए? उसकी अर्थव्यवस्था। एक समस्या सभी बच्चों को कंफ्यूज करती है कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। क्या दोनों एक ही हैं या दोनों में अंतर है? दोनों एकदम अलग चीज हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? देखिए, अर्थशास्त्र एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, जहां हम बहुत सारे अर्थशास्त्र के सिद्धांत और नियम पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के अंदर अर्थशास्त्र क्या है? एक विषय है। जबकि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र को व्यवहारिक रूप में उपयोग में जहां लाया जाता है, वो कहलाती है अर्थव्यवस्था। आपने 10वीं तक में विज्ञान एक विषय पढ़ा होगा। विज्ञान के प्रयोग कहाँ होते हैं? प्रयोगशाला में होते हैं। ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र एक विषय है और अर्थशास्त्र के नियमों का प्रयोग अर्थव्यवस्था में होता है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए हवा, पानी, भोजन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय, उपभोग, वितरण से ही हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? यदि हम अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ देखें, तो अर्थव्यवस्था अर्थ धन व्यवस्था से मिलकर बना है। अर्थ का मतलब धन, मुद्रा या संपत्ति, जबकि व्यवस्था का अर्थ होता है कार्य प्रणाली। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ मुद्रा की कार्य प्रणाली या मुद्रा की व्यवस्था करना, यानी जो कुछ भी है वो क्या है? मुद्रा है। अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत लोग
उत्पादन, विनिमय तथा वितरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीविका अर्जित करते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ है। अर्थव्यवस्था ऐसी जगह है जहां हमें जीने के लिए जीविका उपलब्ध होती है। आप परिभाषा भी याद कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। इन शॉर्ट, अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है, परंतु आज हम केवल नियंत्रण या स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण को ही समझेंगे। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे ही हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पूंजी प्रमुख होती है, व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होता है और उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आरंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई थी। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कब से शुरू हुई थी? 18वीं शताब्दी के समय से। यहाँ मुख्य क्या होता है? यहाँ मुख्य पूंजी होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? निजी। तथा इन साधनों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। पूंजीवादी वह प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप में लिए जाते हैं, या जो भी निर्णय होता है वो निजी रूप में। यानी यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है पूर्णतः स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं यदि समझ लेंगे तो आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और अच्छे से समझ आ जाएगी। इसका पहली विशेषता है निजी संपत्ति का अधिकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति प्राप्त करने, रखने और प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होता है। निजी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने का अधिकार होता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति रख सकता है और अपने उत्तराधिकारी यानी अपने बच्चों के नाम अपनी संपत्ति का नाम ट्रांसफर कर सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता। बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग करने और उद्योग का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। यानी मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यदि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जूते चप्पल की दुकान खोलूं तो मैं स्वतंत्र हूँ जूते शूज की शॉप खोलने के लिए। यदि मैं चाहती हूँ कि फोन की शॉप खोलूं तो मुझे पूरी तरह से स्वतंत्रता रहेगी। मैं चाहती हूँ कि कपड़ों की दुकान खोलूं, यानी यहाँ पर मैं स्वयं अपना उद्योग का चयन कर सकते हैं। अब मैं अपनी संपत्ति से अपने उद्योग का चयन आराम से कर सकती हूँ, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती। निजी लाभ का उद्देश्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ प्राप्त करना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। कोई भी कार्य बिना लाभ के लिए नहीं किया जाता। ये बहुत अच्छी विशेषता है, मुख्य विशेषता है। आप मान लीजिए कि मैंने यदि अपनी दुकान खोली है तो मेरा उद्देश्य क्या होगा? मेरा उद्देश्य केवल लाभ कमाना होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है कि हर व्यक्ति किस लिए काम करता है? खुद के लाभ के लिए। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। पूंजीवाद में बाजार में क्रेता और विक्रेता में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। यहाँ पर सरकार प्रतिबंधित नहीं कर सकती कि आप कपड़े की दुकान खोलिए या फोन की दुकान खोलिए।
मैं स्वतंत्र हूँ पूरी तरह से। यदि मेरी दुकान कपड़े की अच्छी है तो मेरी दुकान चलेगी। क्यों? क्योंकि उस पर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्रता, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार अर्थव्यवस्था स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित है। क्रेता विक्रेता उत्पादक पर्याप्त संख्या में होते हैं, वे आपस में प्रतियोगिता करते हैं। क्यों करते हैं स्वतंत्र? क्योंकि यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरह से आपने पांचों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता आप अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए। दूसरा है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, या इसे ही हम केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी, आप भी कुछ अंदाजा लगा लिए होंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुख्य क्या है? समाज है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां समाज या केंद्रीय सत्ता ही प्रमुख होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐतिहासिक क्रम के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था कब शुरू हुई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद शुरू हुई समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पत्ति वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। किसका? समाज का या सरकार का, एवं नियंत्रण होता है, तथा इन साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखा था? निजी लाभ। वहां हर व्यक्ति महत्वपूर्ण था, स्वतंत्र था, और वो खुद के लाभ, स्वयं के लाभ के लिए काम करता था। परंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन प्रमुख है? सरकार प्रमुख है, और या समाज प्रमुख है। और यहाँ किसको ध्यान में अधिक दिया जाता है? अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए काम किया जाता है। देश में आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उपभोग, निवेश एवं विनिमय की क्रियाएं उस देश की सरकार द्वारा नियंत्रित एवं नियमित की जाती हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है चीन। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। उत्पादन संबंधी निर्णय सरकार द्वारा। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। यहाँ स्वतंत्रता नहीं रहती, बल्कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। प्रतियोगिता का अभाव। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। उत्पत्ति के साधन पर सरकार का स्वामित्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। अतः उत्पादन संबंधी जैसे संपत्ति, जैसे भूमि, पूंजी आदि का प्रयोग निजी लाभ के लिए ना किया जाकर किसके लिए करेंगे? सामाजिक उद्देश्य के लिए। क्योंकि समाजवादी में जो भी काम होंगे उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? समाज का लाभ पहुंचाना। तो यहाँ पर जो भी काम होंगे वो क्या केंद्रित होंगे? समाज को ध्यान में रख के किए जाएंगे। चौथा है हमारा आर्थिक नियोजन। समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता आर्थिक नियोजन का पाया जाना है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे आर्थिक नियोजन का मतलब है सरकार ऐसे प्लानिंग करती है कि हमको देश में कौन कौन सी योजनाएं चलानी है। जैसे हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजनाएं आपने सुना होगा, तो वो योजना कौन बनाता है? सरकार बनाती है, जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के दोषों को दूर करके बनाया गया था। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों दोनों का महत्व होता है। आधुनिक समय में एक नई अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। भारत तथा अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने इस प्रणाली को अपनाया है, जिससे देश के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो तथा आर्थिक विकास की गति तीव्र हो। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें निजी
तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, यानी दोनों का महत्व होता है। दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, दोनों को महत्व दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप स्कूल देखें। यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उस पर नियंत्रण किसका है? सरकार का। और आपके शहर में ही प्राइवेट स्कूल भी होंगे जिस पर नियंत्रण किसका होता है? निजी व्यक्ति का। किसी व्यक्ति ने गाँव आपके शहर में यदि प्राइवेट स्कूल खोला है तो शहर में, अब हमारे शहर में निजी स्कूल भी चलते हैं, प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं और सरकारी स्कूल भी चलते हैं। इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था किसका उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। निजी संपत्ति एवं आर्थिक समानता। एक और व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता होती है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा आय एवं धन के वितरण की समानता बनाए रखने के लिए सरकार नीति निर्माण भी करती है। देखिए, यदि आपकी संपत्ति है तो आप क्या करते हैं? अपने बच्चे को वे नाम ट्रांसफर कर देंगे। यानी आपको भी अपना घर, आपकी जमीन रखने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। परंतु देश में आय की असमानता, गरीबों को संरक्षण देने या गरीबों की आय को, जो बेरोजगार हैं या जो निर्धन हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए भी सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाती हैं। जैसे बीपीएल कार्ड है, या 100 दिन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, या गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनते हैं, या कई तरह के आयुष्मान कार्ड है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। वो केवल सरकार इसलिए करती है ताकि निर्धन भी सामान्य रूप से जीवन जी सके। तो हमारे देश में निजी संपत्ति का भी अधिकार है और आर्थिक समानता के लिए भी सरकार अनेक नीतियां बनाती है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आय के समान वितरण को बनाए रखने के लिए प्रगतिशील करारोपण, सामाजिक सुरक्षा कार्यों पर खर्च और एकाधिकार प्रवृत्तियों पर नियंत्रण आदि नीतियों को अपनाया जाता है। हम अपने ही देश की बात करें, हमारे देश में जो इनकम टैक्स होता है या आय कर होता है, वो प्रगतिशील करारोपण के आधार पर लगाया जाता है। प्रगतिशील करारोपण क्या होता है? जिसकी 5 लाख से कम आय है उसको कर नहीं देना पड़ता। इसके बाद 5 लाख से मान लो 10 लाख है, इस पर कर की दर अलग होगी। 10 लाख से मान लो 50 लाख है, इस पर कर की दर अधिक होगी। और मान लो 50 लाख से और अधिक आमदनी है तो आपकी कर की दर और अधिक होगी। इसका क्या मतलब है? जिसकी आय कम है उससे कम कर लिया जाता है और जिसकी आय अधिक है उससे अधिक कर लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे हमारे देश में आय की जो असमानता है वो दूर हो सके। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, इनके बारे में मैंने पिछले स्लाइड में बताया। बीपीएल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। तो इस तरह से सरकार मतलब प्राइवेट को भी महत्व देती है और सरकारी काम को भी महत्व देती है। आर्थिक नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है। यहाँ ये मात्रा नहीं दी हुई है। महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय नियोजन के माध्यम से ही लिए जाते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजनाएं। हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी जो योजना आयोग बनाता था, सरकार बनाती थी। क्यों शुरू हुआ था? स्वतंत्रता के समय हमारे देश की हालत, आर्थिक हालत, बेरोजगारी, गरीबी बहुत ज्यादा थी। तो हमारे देश के विकास करने के लिए योजना आयोग बनाया गया, जिससे कि वे पंचवर्षीय योजना बनाकर देश का धीरे धीरे सभी क्षेत्रों का विकास कर सकें। परंतु वर्तमान में हमारे देश में योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग भी वही काम कर रहा है। इस प्रकार से हमने पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था तीनों की विशेषताएं हमने पढ़ ली। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखें तो तीनों में अंतर आता है। कोई भी प्रश्न आ सकता है, जैसे पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए, या मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। हम तीनों की विशेषताएं अलग अलग तुलना के आधार पर यदि एक साथ पढ़ लेंगे तो आपको तीनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा, और तीनों को आप कोई भी परीक्षा में 2 अंतर आते हैं तो आप कोई भी अंतर आसानी से लिख सकेंगे। सबसे पहला आधार है अर्थ। उत्पत्ति, यदि हम पूंजीवादी देखें तो उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है। किसमें?
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी में उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण समाज का स्वामित्व तथा उनका संचालन एक केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है, यानी सरकार के द्वारा किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी एवं राज्य दोनों का स्वामित्व होता है, जैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था। दूसरा है हमारा प्रतियोगिता। स्वतंत्र प्रतियोगिता की उपस्थिति होती है। पूंजीवाद में तो स्वतंत्रता होती है, कोई भी अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, कोई भी अपना पैसा कहीं भी लगा सकता है। जबकि समाजवादी में क्या होता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र किंतु नियंत्रित प्रतियोगिता होती है। स्वतंत्र तो होती है कुछ चीजों में, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी भी हैं, तो नियंत्रित भी है। लेकिन प्राइवेट स्कूल को भी परमिशन किससे लेना पड़ता है, सरकार से लेना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हैं, परंतु कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने से पहले सरकार को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। तो इस तरह से पूंजीवादी में प्रतियोगिता स्वतंत्र होती है, यहाँ प्रतियोगिता स्वतंत्र नहीं होती और यहाँ पर नियंत्रित होती है। अगला है हमारा केंद्रीय नियोजन। केंद्रीय नियोजन नहीं, यहाँ पर कोई केंद्रीय नियोजन नहीं होता। और समाजवादी में मुख्य क्या होता है, केंद्रीय नियोजन, यानी सरकार के हस्तक्षेप से होता है। केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से नहीं, यहाँ कुछ चीजों में सरकारी होता है और कुछ चीजों में प्राइवेट होता है। संचालन, स्वयं संचालित आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली संचालित नहीं होती, स्वचालित नहीं होती। यहाँ पे कौन संचालित करता है, सरकार। पूर्ण रूप से संचालित नहीं, यहाँ पर सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। उद्देश्य, निजी लाभ का उद्देश्य, यहाँ सामाजिक हित को ध्यान में रखा जाता है, यहाँ सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है। और यहाँ लाभ उद्देश्य सामाजिक हित के साथ साथ समाज का उद्देश्य भी, स्वयं का लाभ भी और समाज का लाभ भी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यहाँ बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व, परंतु स्वतंत्रता का सीमित आकार। संपत्ति का अधिकार, निजी संपत्ति का रखने का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार नहीं, यहाँ पर निजी संपत्ति का नहीं होता, यहाँ टोटल किसका होता है, सरकार का होता है। निजी संपत्ति का सीमित अधिकार। इस प्रकार से आपने अर्थव्यवस्था समझा। अर्थव्यवस्था के प्रकार स्वामित्व के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ये आपके समष्टि अर्थशास्त्र की बुक में दिया हुआ है। और वैसे भी यदि आप अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। थैंक यू।